हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अर्थशास्त्र में विविध प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो यहाँ से आपकी परीक्षा में 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रयोक्ता परीक्षा, सभी परीक्षा में विविध प्रश्न से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न तक कम से कम पूछे जाते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट होगा। और इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी पार्ट हैं का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हैं, वहाँ जा करके आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अगर प्रारंभिक जमा रुपये 1 लाख है, नकदी शेष अनुपात 20% है, तो ऋण की उत्पत्ति कितनी होगी? ये प्रश्न पूछा है आपसे। तो ऋण की उत्पत्ति का आपको लोग फार्मूला पता होगा, P/R इंटू 100, ठीक है। यानी प्रारंभिक मान बटे रेशियो अनुपात, उसके बाद इंटू 100 से जब गुणा कर देते हैं तो ऋण की उत्पत्ति हमको प्राप्त हो जाती है। तो प्रारंभिक मान हमको दे दिया है 1 लाख, ठीक है, और रेशियो आपका 20% दिया है, इंटू 100 कर देंगे तो 20 25 100 हो गया। ये 3 जीरो बच रहा है तो 3 जीरो बच गया, फिर यहाँ से 2 जीरो उठा कर लगा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, यानी 5 लाख रुपए आपका सीधा हो जाएगा, ठीक है। ऋण की उत्पत्ति जो होगी वो कितनी होगी? 5 लाख रुपए आ जाएगी। यही फार्मूला है इसका। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी पूछा जा चुका है और टीजीटी में भी इसका जिक्र इस प्रश्न का किया जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही, बहुत सिंपल प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपए आपका ऋण की उत्पत्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है। तो सार्वजनिक ऋण के भुगतान की कौन सी विधि है? तो ये सभी विधियां हैं, ठीक है। अस्वीकारता, पुनर्शोधन, परिवर्तन, ये सभी जो विधियां होती हैं सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधियां होती हैं, ठीक है। भारतीय नियोजन पद्धति जो होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकाधिक विकास की कार्य नीति पर जो है आधारित रही है। और सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि के अंतर्गत जो है परिवर्तन, पुनर्शोधन तथा अस्वीकार्यता, ये सभी जो है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? मानव विकास सूचकांक का जो ग्राफ है वो किसने बनाया है? तो ये बनाए थे मकबूल उल हक, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव विकास सूचकांक का जो प्रकाशन था वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो था इसके द्वारा जो है होता है। और मानव विकास सूचकांक को जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय व रहन सहन के स्तर के आधार पर जो है तैयार किया जाता है। और इसकी संकल्पना जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान के मकबूल उल हक ने दिया था। ये पाकिस्तान के थे, ठीक है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। इसकी शुरुआत ये जो है UNDP के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागजी स्वर्ण का अर्थ क्या है? कागजी स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो कागजी स्वर्ण का अर्थ जो होता है वो विशेष आहरण अधिकार होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विशेष आहरण अधिकार जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित एक मुद्रा, जिसको पत्र मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है, पत्र मुद्रा भी कहते हैं, ये पत्र मुद्रा है, ठीक है। विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित एक मुद्रा यानी पत्र मुद्रा है, जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। और SDR का प्रारंभ जो है, यानी पत्र मुद्रा का प्रारंभ जो है 1970 में हुआ था। और इस सामान्य स्वीकृति के कारण ही यह कागजी पत्र मुद्रा का कार्य करता है, तथा इसलिए इसे जो है स्वर्ण मुद्रा या पेपर गोल्ड के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। तो कहीं कहीं पेपर गोल्ड के नाम से भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, पेपर गोल्ड या कागजी स्वर्ण भी इसको कहा जाता है। ये जो है इसका अर्थ होता है विशेष आहरण अधिकार से होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पास से ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है, यह विचार किसका है?
तो ये विचार दिया था समाजवाद ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स जो था, ठीक है, मार्क्स ने जो है समाजवाद की जो संकल्पना की थी उसके अनुसार समाज से धनवान और निर्धन का भेद मिट जाएगा, संपत्ति सबकी साझी और अन्याय का कोई स्थान नहीं होगा। मार्क्स के समाजवाद से यह विचार मिलता है कि राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है। समाजवाद का विरोध पूंजीवाद विचारधारा से होता है, ठीक है। तो ये समाजवाद से इसको, इस परिभाषा को, इस कोटेशन को लिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, ठीक है। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, इस परिभाषा के चलते उसको जो है घृणित विज्ञान की संज्ञा दे दिया गया था। धन संबंधी इस दृष्टिकोण के कारण जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा अत्यंत एकांकी, एकपक्षीय शास्त्र के रूप में परिलक्षित होता है। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने यह भुला दिया कि धन साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो मनुष्य है और उसकी संतुष्टि है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, ठीक है। तो इसलिए उसको घृणित विज्ञान की संज्ञा देकर के आलोचना की गई थी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BIS का अर्थ है, BIS का क्या अर्थ है? तो BIS का अर्थ होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये भी सही हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी और सी दोनों का अर्थ होता है BIS का, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी एक नाम दे देता है दोनों में से, कभी कभी दोनों दे देता है, तो इसको दोनों को याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका बी और सी दोनों सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय मुक्त वस्तु है, नहीं हो सकता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है, नहीं हो सकता है। योग्यता का वस्तु है, बिल्कुल सही हो सकता है। सामूहिक वस्तु है, नहीं हो सकता है, ठीक है। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है वो योग्यता वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन निम्न पहलुओं के लिए किया गया था। तो किस पहलू के लिए किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन आप लोग जानते होंगे केंद्र और राज्य संबंध के लिए किया गया था, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने तथा उसे दृढ़ता प्रदान करने हेतु जो है सुझाव देने के लिए जून 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और SR सेन तथा V शिवरामन इसके अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये जो है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में इसका गठन किया गया था 1983 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सूखाग्रस्त इलाका अधिकतम है? तो आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे, ठीक है। सूखाग्रस्त इलाका अधिकतम है राजस्थान में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न विविध में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं आपके TGT PGT दोनों परीक्षा में, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों पर बहुत अच्छे से आप लोग गौर करके तैयारी कीजिएगा। यहाँ से आपको 5 से 10 प्रश्न विविध से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है? अनाज की अधिक कीमत, ठीक है, अनाज की अधिक कीमत। भारत में जो है खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण जो है अनाज की अधिकतम कीमत है। जबकि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की पूर्ति है किंतु इसका वितरण सही नहीं है, ठीक है। वितरण उसका सही नहीं है, इसलिए जो है अनाज की कीमत में बढ़ोतरी होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे दौर निम्न नए क्षेत्रों को शामिल करता है। जो उरुग्वे का दौर था तो किन क्षेत्रों को वो शामिल करता है? तो ट्रिप्स, टेम्स, गेट सभी को इनमें शामिल किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। उरुग्वे चक्र की बैठक जो हुई थी 1986 में, ठीक है, पुंटा डेल स्टे उरुग्वे में हुई थी। और इस मसौदे को जो है 15 दिसंबर 1993 को गैट के मुख्यालय जिनेवा में जो है 117 देशों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और इस मसौदे का कार्यान्वयन जो हुआ था वो 1 जनवरी 1995 को प्रारंभ हो गया था, ठीक है। और डंकले मसौदे की 4 प्रमुख पहलू थे जो इस प्रकार थी। ट्रिप्स था, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा का अधिकार था। और ट्राइम्स था जो व्यापार संबंधी निवेश था। और जो गेट्स था टेक्सटाइल सेवाओं पर सामान्य समझौता था। और एक कृषि था, ठीक है। इसी मसौदे को लेकर के जो है एक उरुग्वे चक्र बनाया गया था, जिसकी शुरुआत तो 1986 में हो गई थी, लेकिन वो कारणवश चलते चलते 1993 में उसकी एक और सहमति बनी, लेकिन वो सही रूप से नहीं हो पाया। तो लास्ट में चल करके जो है 1995 में जो है डंकले मसौदे के आधार पर जो है 4 प्रस्तावों को पारित करके जो है इसको आप बनाया गया था। ट्रिम्स और गेट और एक कृषि भी था, ठीक है, एक कृषि भी था। ये चारों जो है शामिल करके उस मसौदे को जो है आगे बढ़ाया गया था। तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा, इसमें कृषि नहीं दिया गया है, तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा, ट्रिम्स गेट, ठीक है। जो ट्रिप्स था ये व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार पर इस पर विचार विमर्श किया गया था। और जो ट्रिम्स था और ये व्यापार संबंधी निवेश पर किया गया था। और जो गेट था ये टेक्सटाइल एवं सेवाओं पर सामान्य समझौता के लिए किया गया था। और एक कृषि था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य में गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक भूमि प्रयोग की गई है। सर्वाधिक भूमि प्रयोग की गई है किसमें? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक भूमि प्रयोग की गई है। 236.12 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था तथा इसके लिए जो है 90.94 हज़ार हेक्टेयर भूमि का प्रयोग किया गया था, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये तो बहरहाल पुराना आंकड़ा है, फिर भी जो है अभी भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक भूमि जो है गेहूं उत्पादन के प्रयोग में लगाई जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मुख्य है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इधर अर्थशास्त्रियों के नाम है और यहाँ पे उनकी राष्ट्रीयता क्या थी ये बताना है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो J.M. कीन्स कहाँ का था, मतलब किस जगह के थे, वहाँ की राष्ट्रीयता, इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? तो ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ठीक है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। तो ए में आपका 3 हो जाएगा। और गुस्ताव कैसल कहाँ के थे? तो गुस्ताव कैसल जो थे ये स्वीडिश के थे, बी में आपका 4 हो जाएगा। और लियोनटीफ कहाँ के थे? तो लियोनटीफ जो है ये रूसी अर्थशास्त्री थे, तो सी में 2 हो जाएगा। और आर्थर लेविस कहाँ के थे? तो ये वेस्ट इंडियन थे, तो डी में 1 हो जाएगा, यानी 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 आपका ए में ही है, एक ऊट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है उनकी राष्ट्रीयता को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है, प्रचलित हैं, जिनका नाम प्रसिद्ध है, उनका जो है राष्ट्रीयता आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? तो मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग जो है वो बांस तथा बेत का उद्योग है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बांस तथा बेत उद्योग जो है वो सबसे बड़ा है। मणिपुर में बांस तथा बेत उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे रेशम उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ है, ठीक है। रेशम उद्योग का भी बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो पहला स्थान रखता है वो बांस तथा बेत का ही रखता है, ठीक है। और रेशम उद्योग भी अगर ये नहीं रहेगा आपका ऑप्शन में, तो रेशम उद्योग में भी ये मणिपुर पहले स्थान पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अधिकतम सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, तो राजस्थान होगा, ठीक है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न।
Thanks for watching this video.